सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी भाई बंधुओं को। आज यूपी टेट जो 2019 का पेपर है संस्कृत भाषा 2, उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न लिखा है गोधम शब्द का अर्थ क्या है। जो पहला शब्द लिखा है गोधम शब्द का अर्थ क्या है। अब जैसे गाय का दूध हुआ, दूसरा हुआ गेहूँ हुआ, तीसरा क्या हुआ चावल हुआ। तो इनका शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो गोधम शब्द का अर्थ हुआ गेहूँ हुआ। क्या हुआ, गेहूँ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ। अगला लिखा विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण। आप विसर्ग संधि पढ़े ही होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि सभी लोग पढ़े हैं। तो कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा इसमें। तो इसका प्रश्न का नमस्ते हमारा क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। नमस्ते शब्द क्या होगा, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न स्पर्श व्यंजक वर्णों की संख्या क्या है। स्पर्श व्यंजक वर्णों की संख्या कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजक के संख्या कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न बाबू, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि नए लोग कोई हो जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से। बालिका इस पद में प्रत्यय है क्या है, यानी बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो टॉप प्रत्यय है। क्या है इसमें, बालिका में कौन सा प्रत्यय है, टॉप। अगला लिखा पर्यंत में उपसर्ग क्या है। पर्यंत में उपसर्ग क्या है, तो पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो परि होता है। क्या होता है, परि। अगला प्रश्न बाबू, स्वनाम शब्द है, इसमें स्वनाम शब्द कौन सा है। जैसे इंग्लिश सबको वर्जन होता है, हिंदी भी वर्जन आना चाहिए। पुत्र, स्थूल, स्थूल, सर्वा, प्रातः। तो इनमें कौन सा संधि क्या स्वनाम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से प्रश्न का, इस प्रश्न का जैसे हम ही सी मानते हैं उसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, सर्वा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है क्वेजर शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है। क्या होता है, हाथी। अगला प्रश्न लिखा है बाबू मात शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप मात शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होता है क्या। एक वचन रूप इसका क्या होगा, तो इसका एक वचन होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा होता है। अगला प्रश्न लिखा सुबंधु की रचना है क्या। सुबंधु की रचना है क्या। तो इसका प्रश्न का हमारा जवाब होगा कौन सा, इसका हो जाएगा उत्तर। अगला है सुबंधु की रचना क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वास
वधता, वासवदता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासवदता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? तो इनमें से कौन सा ली जो हमारा है वह स्वर में है? अगला प्रश्न पे आ जाइए। यानी 71 से 72 प्रश्न इसी में दिया गया उत्तर पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसके बाद उत्तर इसी ने करा। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयन्ति जनान् यद्यपि सजनाना संख्या अधिक अस्ति यद्यपि दुर्जना एवं प्रबला इति महादस्त्रम अयो हि सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति यदि दुर्जनानाः प्रतिपद विरोध सज्जना करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाज निर्भयो भविष्यति। यानी इस प्रश्न का इस जैसे लिखा गद्यांश, इस गद्यांश के पढ़ के इसका उत्तर इसी लिखा करा। उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? सबसे कम किसकी है? तो इसमें बताया गया किसका सबसे कम है। तो किस समाज की सबसे संख्या कम है? जैसे सज्जनों का, दूसरा लिखा है निर्भयों की, शिक्षकों की, दुर्जनों की। तो इनमें से सबसे कमी किसकी है? दुर्जनों की। क्या है? दुर्जनों की कमी है। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? अब दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो क्योंकि सज्जन त्रस्त रहते हैं। सज्जन व्यक्ति क्या रहते हैं? अपने इज्जत के लिए किसी को हाथ नहीं उठाते हैं। वो क्या, उनकी इज्जत है ही नहीं तो किसी को से लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो तो सोचते रहना किससे मैं लड़ूं किससे नहीं। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है बाबू 73 से 74, यानी 2 प्रश्न इसमें दिया गया है। इन लिखा, महान वृक्षो जायते वर्धते च भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षशिच्छादते दाहते च तदाश्रया अनेकेता भवन्ति। इस श्लोक का भाव क्या है? इस श्लोक का भाव के मतलब क्या हुआ? यानी प्राणी जो भी वृक्ष पर आश्रित होते हैं, इनके कहने मतलब ये हुआ जो भी प्राणी वृक्ष के पर आश्रित होते हैं, वृक्ष को नष्ट होने से वे निराशित होते हैं। तो इनका प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है? यानी भूतानी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ ये हुआ बाबू प्राणी। क्या हुआ? प्राणी। B-C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न का, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? तब भवती होता है। क्या होता है? भवती। अगला प्रश्न का, मनोरथ में संधि। मनोरथ में संधि कौन सा है? तो मनोरथ शब्द में कौन सा संधि है? जैसे लिखा है मनो प्लस रथ। तो मनो प्लस रथ तो विसर्ग संधि, परस्वर स्वर संधि,
अगला का अनुनासिक संधि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जैसे इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए? इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगला लिखा प्रश्न देखिए बाबू, नेत्रयाभम आश्रुते पतंती में नेत्रयाभम पद में विभक्ति कौन सा है? इसमें कौन सा विभक्ति है? प्रथमा है या द्वितीय है या तृतीय है? तो इनमें कौन सा जैसे विभक्ति है? तो विभक्ति हमारा का पंचमी है। क्या है? पंचमी विभक्ति है। अगला आसानी शब्द क्या है? आसानी शब्द क्या है? तो आसानी शब्द का इसमें आपको देखना है क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, यानी इसमें से पुल्लिंग होता है। इनमें से कहने का मतलब ए और डी सही है। तो प्रश्न का इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए डी दोनों दे रहा है। अब उपरोक्त में से सही लगा से बाकी नपुंसक नहीं होता है, तो ये भी मान है, ये भी प्रश्न का मान है। अगला प्रश्न लिखा, तया नपुंसकलिंगमते में वाच्य कौन सा है? इसमें कौन सा वाच्य है? जैसे वाच्य माने कर्ता क्रिया कर्म। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, उपधाऊ पद में समास कौन सा हो? उपधाऊ पद में समास कौन सा होगा? इसमें कौन सा समास हो सकता है? तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होता है? क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है? नदी में कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है? तो जैसे लिखा एक वचन, दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा द्विवचन, तीसरा क्या लिखा है? बहुवचन। बहुवचन चौथा लिखा एक वचन बहुवचन दोनों है। तो नदियाँ में कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। अगला प्रश्न है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। तो इसका आंसर क्या होगा? रामा होगा। क्या होगा? रामा शब्द हमारा इसका पुल्लिंग हो जाता है। अगला, प्रजते में संधि है क्या? प्रजते में संधि कौन सा है? तो पररूप संधि है। क्या है? पररूप संधि है। अगला प्रश्न, वर का उच्चारण स्थान कौन सा? व शब्द का उच्चारण स्थान क्या दंतोष्ठ होता है? क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है? घुटना शब्द के लिए संस्कृत क्या होता है? तो घुटने के शब्द का होता है जानू। क्या होता है? जानू। संस्कृत में लिखा है गिनती है, ये गिनती को आप लोग बताइएगा। लिखा है संस्कृत के एको
चतुवर्षता को क्या कहते हैं? तो इसका 39 कहते हैं। क्या कहते हैं? 39। अगला प्रश्न लिखा है, दिस शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या है? तो इस प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होता है? देह होता है। पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, दत्ती रूप क्या है? अब इसके लकार सहित बताना है। इसका लिखा जैसे लट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन। तो जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बाबू सी नंबर में तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, गुरु उपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सा है? गुरु उपदेशा में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न लिखा है, अंतिम प्रश्न है, उपसर्ग है क्या? इसमें उपसर्ग है कौन सा? तो परा शब्द उपसर्ग है। क्या है? परा शब्द हमारा क्या है? शब्द है। आप सभी को संस्कृत का 30 प्रश्न दिया गया। 30 प्रश्न का वीडियो इसमें क्लियर हो गए। और आपको सब्सक्राइब किए रहेंगे, सारे वीडियो आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो बार में सर्च करेंगे तब मिलेगा। इसलिए सभी भाई बंधु नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हों तो भाइयों भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। ठीक, आप सभी को मेरे तरफ से सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप मेरे सहयोग के भाग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ईमानदारी से। इसी पे आप सभी को वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।